हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय अनुराग और आज हिंदी साहित्य के इस सेशन में हम लोग सिलेबस विश्लेषण करेंगे। एक माइक्रो एनालिसिस करेंगे हम लोग सिलेबस का। इसके पहले भी हमने फर्स्ट पेपर पर डिस्कस किया था। फर्स्ट पेपर का जो पहला खंड है हिंदी भाषा और लिपि का विकास, उस पर हमने बातचीत की थी। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के ही दूसरे खंड हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने टॉपिक बनते हैं, उन टॉपिक को कैसे तैयार किया जाए, इन सारे विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और आज के इस सेशन का उद्देश्य ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उन्हें तैयार करना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और आप यदि सिलेबस के इस माइक्रो एनालिसिस को आप समझ जाएंगे तो मेरा मानना है कि आप टॉपिक को खुद से भी तैयार कर सकते हैं, क्लासेस लेकर और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और आपको एक आइडिया होगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बने। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं बनता। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं अलग अलग टॉपिक से। तो बात करने वाले हैं हम पेपर 1 के खंड ख, और खंड ख आप सबको मालूम है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला टॉपिक है वो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको मिलेगा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, प्रासंगिकता और महत्व। पहले हिंदी साहित्य का सिलेबस आदिकाल से शुरू होता था हिंदी साहित्य के इतिहास का, लेकिन बाद में इसमें ये टॉपिक ऐड कर दिया गया, इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि हम आदिकाल तक कैसे पहुंचे, यानी कि आदिकाल के पहले इतिहास लेखन की जो प्रक्रिया है उससे भी आप परिचित हों। और इतिहास लेखन में किस तरह की समस्याएं आती हैं, मसलन काल विभाजन, नामकरण, इतिहास लेखन में किन किन लोगों ने प्रयास किए, उनकी अलग अलग विद्वानों की इतिहास दृष्टि क्या है, कौन सा इतिहास ग्रंथ कैसा है, इस सारी चीजों को जानने के लिए टॉपिक लगाया गया है। और इसमें 3 बातें हैं। एक तो इतिहास लेखन की परंपरा, यानी कि आप जानिए कि कब से इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कब से शुरू हुआ। दूसरी, उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसका महत्व क्या है। और इसमें अगर हम टॉपिक को थोड़ा एनालाइज करें, विश्लेषण करें, तो हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के बिंदु और इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अगर आप तैयार कर रहे हैं तो अपने स्टडी मटेरियल, नोट्स आप इस ढंग से बना लें तो बहुत आराम से आप इस पेपर में आप लिख सकते हैं, इस टॉपिक में आप लिख सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अलग अलग हमने जो ये टाइटल्स दिए हैं, ये टाइटल्स आप जब पढ़ते हैं तो उसमें ही शॉर्ट नोट जैसा बना लें आप। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे बहुत लंबा चौड़ा बनता है, शॉर्ट नोट जैसा ही बनता है। तो जब आप स्टडी मटेरियल तैयार करें या जब आप स्टडी करें तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। मसलन इसमें एक टॉपिक तो ये बनता है कि काल विभाजन और नामकरण की समस्या क्या है। हम सब जानते हैं कि इतिहास लेखन में सबसे पहली जो समस्या आती है वो इसी चीज़ की आती है कि इतिहास के एक लंबे कालखंड का कैसे विभाजन किया जाए, अलग अलग जो इतिहासकारों ने किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ये कार्य कितना कठिन है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, और फिर काल विभाजन के बाद उन अलग अलग कालखंडों का नामकरण कैसे किया जाना चाहिए और कैसे किया गया है, ये चीजें इसमें हम लोग देखते हैं कि काल विभाजन कैसे हुआ और नामकरण की क्या समस्या है। दूसरा, इसमें एक टॉपिक बनता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कैसी रही है, यानी कि किन लोगों ने इतिहास लिखा है, कैसे लिखा है, उनके लेखन की प्रविधि क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि सबसे पहला इतिहास जो है वो गारसा द तासी का मिलता है, जो हम चर्चा करते हैं। वैसे उसके पहले छिटपुट प्रयास कुछ हमें दिखाई देते हैं, लेकिन उन ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। तो गारसा द तासी से लेकर आज डॉक्टर नागेंद्र और उनके बाद जिन लोगों ने लिखा है,
चाहे वो सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास हो, या डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो, या अभी कई लोगों ने लिखा है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो ऐसे जितने भी इतिहास लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, उन सब के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको होना चाहिए। इसके बाद है प्रमुख इतिहासकारों की इतिहास दृष्टि। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने नजरिए से इतिहास लिखे हैं। मसलन अगर हम लोग देखें तो आचार्य शुक्ल का जो विधेयवादी दृष्टिकोण है, जिसे प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परंपराओं के नजरिए से इतिहास को देखते हैं। इसी तरह से डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो हैं वो एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास को देखते हैं। अलग अलग डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास है उसमें आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इतिहास दृष्टि का समन्वय मिलता है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने किस नजरिए से कौन सा एक दृष्टिकोण अपनाया है और किस तरीके से इतिहास लिखा है, ये सारी चीजें से हम लोग पढ़ते हैं। एक टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ इतिहास का विवाद। किसे आप सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहेंगे? वैसे तो सर्वश्रेष्ठ का कोई एक सही पैमाना नहीं है, क्योंकि हर इतिहास ग्रंथ की अपनी उपलब्धियां और सीमाएं हैं। फिर भी एक हम लोग इस नजरिए से बात कर सकते हैं। एक टॉपिक बनता है हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन का प्रश्न, यानी कि क्या फिर से लिखा जाना चाहिए हिंदी साहित्य का इतिहास, और लिखा जाना चाहिए तो कौन कौन से उसके मानदंड हो सकते हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक टॉपिक बनता है हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो क्यों उपयोगी है, हमें क्यों हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए, उसका क्या महत्व है, ये सारी बातें इस टॉपिक में हम लोग करते हैं। एक टॉपिक है ये कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में साहित्य की स्थिति। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में भाषा की भूमिका तो है ही, साहित्य की भी कोई भूमिका बन सकती है क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं। और एक टॉपिक ये भी बन सकता है कि भूमंडलीकरण और हिंदी साहित्य, है ना, भूमंडलीकरण और हिंदी साहित्य, या हिंदी और हिंदी साहित्य, एक टॉपिक ये भी बन सकता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा अलग अलग कालखंड। 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया है। आप जानते हैं कि ऐसा पहला वैज्ञानिक और एक व्यवस्थित प्रयास आचार्य शुक्ल ने किया, उसके बाद द्विवेदी जी भी करते हैं, बाद के लोगों ने भी इसको कमोबेश स्वीकार किया है। तो सबसे पहला जो आता है कालखंड वो है आदिकाल, जिसका मोटे तौर पर 1000 से 1400 ईस्वी कालावधि मानी जाती है। आदिकाल से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, अगर इस पर हम नजर डालें तो कुछ टॉपिक मैंने यहाँ बनाए हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं, तो आप आदिकाल खूब अच्छे से समझ जाएंगे। मसलन काल निर्धारण और नामकरण। आदिकाल का काल निर्धारण, उसका समय जो है, इसको लेकर भी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। फिर आदिकाल के नामकरण को लेकर विवाद है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अभिधान क्या हो सकता है। तो आचार्य शुक्ल का वीर गाथा काल और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग नामकरण हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। तो नामकरण की समस्या क्या है प्रारंभिक काल के, और क्या क्या प्रयास हुए। इसके अलावा आदिकाल की परिस्थितियां कैसी हैं, आदिकाल की प्रवृत्तियां कैसी हैं, विशेषताएं क्या हैं, एक प्रश्न ये बनता है। फिर साहित्य की विविध रूप, यानी कि आदिकालीन साहित्य के विविध रूप, जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। इसके अलावा रासो काव्य, कुछ गद्य साहित्य भी लिखे गए हैं आदिकाल में। इसके बाद एक टॉपिक बन सकता है चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो। अक्सर रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो एक टॉपिक ये भी बन सकता है। हेमचंद का व्याकरण, हेमचंद भी अपने पाठ्यक्रम में है, तो उनके व्याकरण को लेकर शॉर्ट नोट। विद्यापति भक्त अथवा श्रृंगारिक कवि, एक जाना पहचाना विवाद रहता है विद्यापति को लेकर के विद्यापति मूलतः भक्त कवि है या श्रृंगारिक कवि हैं, और हम सब जानते हैं कि उनकी रचनाओं में दोनों का सुंदर समन्वय हुआ है, तो ये एक टॉपिक ये बनता है। अमीर खुसरो व्यक्तित्व और कृतित्व। अमीर खुसरो आदिकाल में हम लोग पढ़ते हैं, और अमीर खुसरो की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में नजर आते हैं।
तो अमीर खुसरो की भाषा, अमीर खुसरो की रचनाएं, अमीर खुसरो सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक एकता के प्रतीक, ठीक है ना, अमीर खुसरो का हिंदी खड़ी बोली में योगदान, ऐसे कुछ प्रश्न बन जाते। फिर चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पृथ्वीराज रासो तथा अन्य रासो काव्यों की प्रमाणिकता का प्रश्न एक ये भी बनता है कि ये रचनाएं रासो काव्य प्रमाणिक है या नहीं। आदिकाल उपलब्धियां और सीमाएं, इसकी क्या क्या हैं। एक अंतिम प्रश्न, पूरे आदिकालीन साहित्य की उपलब्धियां क्या हैं और सीमाएं क्या हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आदिकाल पर ये सवाल, इतने सारे क्वेश्चंस या टॉपिक आप कह लीजिए कि बनते हैं। यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत सहज रहेंगे। इसके बाद दूसरा कालखंड है, वो है भक्ति काल। 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी का मोटे तौर पर इसका एक काल माना जाता है, कालावधि इसकी है। भक्ति काल से जो प्रश्न बनते हैं वो आप देख ले, आप तैयार कर सकते हैं ऐसे। भक्ति की अवधारणा, भक्ति को लेकर हमारे साहित्य में क्या कहा गया है, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं उनमें भक्ति की क्या परिभाषा है, भक्ति को किस दृष्टिकोण से देखा जाता है। क्योंकि किसी भी प्रश्न को लिखते समय आपको भक्ति की चर्चा करनी पड़ेगी, तो भक्ति की जो मूल अवधारणा है हमारे साहित्य में, आप उसे जानें। फिर भक्ति काल, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, इन तीनों में अंतर भी समझ लें ठीक ढंग से, और इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है प्रश्नों में, तो आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। भक्ति काल जो जिस काल में भक्ति की रचनाएं लिखी गई, और भक्ति काव्य जो भक्ति परक रचनाएं हैं उनको भक्ति काव्य कहते हैं। और भक्ति आंदोलन का मतलब है कि पूरे देश में भक्ति के बहाने, भक्ति के माध्यम से जो एक लोक जागरण का प्रयास हुआ, जिसमें एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा दिखाई देती है, उसको देखकर, उसको लक्ष्य करके इसे भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। वैसे ये कोई संगठित आंदोलन नहीं था, लेकिन इसे आंदोलन का नाम दिया जाता है। फिर भक्ति काल के दार्शनिक आधार क्या हैं, कैसे वैष्णव आचार्यों ने जो सैद्धांतिक पक्ष दिए हैं भक्ति के, उसकी चर्चा अलग अलग संतों के। भक्ति आंदोलन का उद्भव और विकास कैसे हुआ, एक टॉपिक ये बनता है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था, एक टॉपिक बनता है कि भक्ति आंदोलन को हम क्या कहेंगे, महज एक धार्मिक आंदोलन है या इसके अलावा कुछ और है। और हम सब जानते हैं कि भक्ति आंदोलन महज धार्मिक या भजन कीर्तन का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक प्रगतिशील आंदोलन है जो सामाजिक बदलाव ले आता है। तो इस रूप में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके अलावा भक्ति काल पर छोटे छोटे अलग अलग तरह से उसकी विशेषताओं पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मसलन भक्ति काल में मानवतावादी स्वर है, कैसे। भक्ति काल सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का साहित्य है, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय हुआ है। भक्ति काल रचना के स्तर पर या साहित्य के स्तर पर सामंतवाद का विरोध करता है। भक्ति काव्य या भक्ति आंदोलन लोक जीवन का आंदोलन है या लोक जीवन का काव्य है। फिर लोक धर्म की व्याख्या भक्ति साहित्य में कैसे हुई है। लोक भाषा का विकास होता है भक्ति काल के दौरान, देसी भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में संतों ने रचनाएं की, ये भी पूछा जाता है। तो इस तरह के ये टॉपिक इसमें भक्ति काल को लेकर बनते हैं। इसके अलावा निर्गुण भक्ति बनाम सगुण भक्ति, समानता और अंतर। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा जिसको संत काव्य धारा कहते हैं, प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या हैं। प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी काव्य धारा, प्रवृत्तियां और विशेषताएं अलग अलग हम देखेंगे। और सगुणवादी में कृष्णाश्रयी या कृष्ण भक्ति काव्य धारा, प्रवृत्तियां और विशेषताएं। राम मार्गी, प्रवृत्तियां और विशेषताएं। भक्ति काल के प्रमुख कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, इनको भी अलग अलग तैयार कर लेंगे और यहाँ पढ़ लेंगे तो सेकंड पेपर में भी काम आ जाएगा। मसलन कबीर लगे हैं, जायसी, सूरदास और तुलसीदास, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भक्ति काव्य की प्रासंगिकता। आज भक्ति काव्य को हम क्यों पढ़ें और भक्ति काव्य से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, साहित्य के दृष्टिकोण से भी और हमारे जीवन के दृष्टिकोण से भी। तो भक्ति काव्य की प्रासंगिकता क्या है। और एक टॉपिक ये भी बनता है कि भक्ति आंदोलन का विघटन अथवा अवसान। इतना प्रगतिशील होने के बावजूद, इतना एक जन जागरण
करने वाला आंदोलन आखिर किस तरीके से विघटित होता है या किस तरीके से धीरे धीरे उसका अवसान हो जाता है, और उसी धरातल पर फिर रीतिकाल की शुरुआत है, यानी कि रीति और श्रृंगारिक रचनाएं कैसे लिखी जानी शुरू होती है, ये भी हमें जानना चाहिए। और इस पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का विघटन कैसे हुआ, तो ये टॉपिक भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है रीतिकाल। रीतिकाल में आपको सबसे पहले रीति शब्द का मतलब समझना चाहिए, फिर रीतिकाल का नामकरण कैसे पड़ा, इसके नामकरण को लेकर भी विवाद है। फिर रीतिकाल उदय की व्याख्या, कैसे रीतिकाल की शुरुआत हुई और इसकी पृष्ठभूमि क्या है। रीतिकाव्य के प्रवर्तक का विवाद, कौन है प्रवर्तक, रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव हैं या आचार्य चिंतामणि हैं, दोनों को लेकर विद्वानों में मतभेद है, तो इस बात की चर्चा। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं, रीतिबद्ध बनाम रीति मुक्त काव्यधारा, ये एक अंतर पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में अक्सर हाँ पूछा जाता है। रीतिकाल के पतन के कारण, कैसे रीतिकाल खत्म हुआ। रीतिकाल का नामकरण तो खैर हम लोग कर चुके हैं, रीतिकाल बात कर चुके हैं यहाँ, रीतिकाल का नामकरण। रीतिकालीन साहित्य का नया मूल्यांकन, यानी कि रीतिकाल को नए तरीके से पढ़ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल की पहचान बस एक श्रृंगारिक रचना के रूप में होती है। उसके आस्वादन के नए प्रतिमान क्या हो सकते हैं, यूपीएससी में पूछा है। यानी कि श्रृंगारिक रचनाओं को हम आज के संदर्भ में कैसे उपयोगी बना सकते हैं, आज उसका हम कैसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। रीतिकालीन साहित्य का योगदान, और फिर प्रमुख कवि, 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, आचार्य केशव, बिहारी, पद्माकर और कवि घनानंद। तो इन पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि इनकी रचनाएं कैसी हैं, इनकी खास बात क्या है। जैसे घनानंद के बारे में पूछा जाता है कि घनानंद जो हैं वो प्रेम के पीर के कवि हैं, उनकी कविताओं में दर्द है, भक्ति काल वाली जो पीड़ा है, जो वियोग है, वियोग श्रृंगार, वो घनानंद की कविताओं में दिखाई देता है। तो ये चीज इसमें है। अब आ जाइए आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतेंदु युग पहला है, जिनको भारतेंदु युग और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का प्रवर्तक कहा जाता है। आधुनिक युग की नई चेतना लेकर साहित्य में आने वाले भारतेंदु हैं। 1850 से 1900 का कालखंड माना जाता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में सवाल कैसे बनते हैं, काल निर्धारण और नामकरण कैसे किया गया है भारतेंदु युग। फिर आधुनिक काल, नवजागरण की अवधारणा को स्पष्ट करिए, नवजागरण क्या है। फिर प्रमुख प्रवृत्तियां इस युग की और विशेषताएं क्या हैं। इसी तरीके से हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ भारतेंदु युग में, ठीक है ना। इसी युग में गद्य विधाएं शुरू होती हैं। फिर एक टॉपिक बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का सामाजिक साहित्यिक योगदान, ठीक है ना। भारतेंदु के बारे में हम जानते हैं कि भारतेंदु एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्थान की तरह भूमिका निभाते हैं साहित्य के विकास में, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये फिर भारतेंदु मंडल, भारतेंदु के साथ लिखने वाले लोग। उसके बाद महत्वपूर्ण रचनाकार, भारतेंदु के जो रचनाकार हैं, जिनमें भारतेंदु स्वयं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, इनके बारे में थोड़ी जानकारी। और फिर उसके बाद भारतेंदु युग की उपलब्धियां और सीमाएं, ठीक है ना। तो ये भारतेंदु युग से इतने टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं तो फिर खूब अच्छे से सिलेबस भी आप समझ जाएंगे, और कभी भारतेंदु युग पे कोई भी प्रश्न पूछेगा बहुत सहज तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद द्विवेदी युग है ना। द्विवेदी युग में 1900 से 1920 का कालखंड द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को देखते हुए नामकरण किया गया। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है परिचय, काल निर्धारण और नामकरण। फिर नवजागरण और सुधार का काल कहा जाता है द्विवेदी युग को। क्या है नवजागरण सुधार काल। प्रवृत्तियां और विशेषताएं, द्विवेदी युग में भाषाई द्वंद्व, किस तरीके से खड़ी बोली और ब्रज भाषा को लेकर जो द्वंद्व था, द्विवेदी युग में आकर वो स्पष्ट हो जाता है कि गद्य और पद दोनों की भाषा जो है वो खड़ी बोली रहेगी। भारतेंदु युग में जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का द्वंद्व है वो यहाँ भीच रहता है, लेकिन यहाँ आकर
धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली होगी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक योगदान या संपादन कला, साहित्यिक योगदान तो उनका कम है, मुख्य रूप से उनके संपादन कला पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। सरस्वती पत्रिका का जो उन्होंने संपादन किया, बतौर संपादक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हिंदी भाषा और साहित्य दोनों का परिष्कार करना, परिष्कृत करना, लोगों को लिखने के लिए प्रेरित करना, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा योगदान ये है। तो ये पूछा जाता है। इस युग के प्रतिनिधि रचनाकारों में मैथिली शरण गुप्त जी, उनके बारे में, और फिर उपलब्धियां और सीमाएं, इस युग की उपलब्धियां और सीमाएं। फिर आता है छायावाद। हिंदी साहित्य का यह भी एक बड़ा सुप्रसिद्ध काव्य आंदोलन है, जिस काल में हिंदी साहित्य का भी एक उत्कर्ष दिखाई देता है और हिंदी भाषा भी अपने उत्कर्ष पे है। हिंदी भाषा का जैसा प्रयोग छायावादी कवियों ने किया है, वैसा ना तो पूर्ववर्ती कवियों ने किया, ना ही परवर्ती कवियों ने किया, बल्कि हिंदी साहित्य का जो एक बड़ा उद्दात और बड़ा उसका भाषिक दृष्टिकोण से जो चरमोत्कर्ष काल आप कहेंगे, वो निसंदेह छायावाद है। तो छायावाद से प्रश्न पूछा जाता है। इसका कालखंड 1920 से 36 है। मोटे तौर पर छायावाद का आशय और उसकी परिभाषा है ना, ये पूछा जाता है, आशय और परिभाषा। फिर काल निर्धारण और नामकरण कैसे होता है। छायावाद के नामकरण को लेकर भी खूब विवाद है। तो ये छायावाद के उदय के कारण और परिस्थितियां, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताएं, छायावाद, स्वच्छंदतावाद और रहस्यवाद क्या है, छायावाद के साथ इन शब्दों को जोड़कर देखा जाता है तो ये क्या है। फिर छायावाद एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है, चाहे प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो, महादेवी हो, इन सभी छायावादी कवियों के यहाँ एक सांस्कृतिक चेतना दिखाई देती है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और भारत की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, उनको लेकर इन सभी रचनाकारों ने लिखा है। इसके बाद आता है प्रगतिवाद, जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित और प्रेरित काव्य आंदोलन है। 1936 से 43 का समय इसका माना जाता है। इसमें प्रगतिवाद का काल निर्धारण, नामकरण, पृष्ठभूमि और परिस्थितियां, क्यों ऐसे मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित काव्य आंदोलन शुरू हुआ। फिर प्रगतिवाद और प्रगतिशील में अंतर, क्या दोनों शब्द एक ही हैं या अलग अलग हैं। प्रगतिवाद का वैचारिक आधार यानी कि मार्क्सवाद। अच्छा, छायावाद और प्रगतिवाद में संबंध। उसके बाद प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां और विशेषताएं। ठीक है ना, ये पूछा जाता है। इसी तरीके से एक टॉपिक बनता है कि प्रगतिवाद काव्य आंदोलन का अवसान क्यों हुआ। जब ये इतना अच्छा आंदोलन था प्रगतिवाद, तो फिर इसका अवसान क्यों हुआ। फिर इस युग के महत्वपूर्ण रचनाकारों को भी हमें जानना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, कवि नागार्जुन, है ना, और इस युग की उपलब्धियां और सीमाएं, प्रगतिवाद काव्य आंदोलन की उपलब्धियां और सीमाएं। इसके बाद जो काव्य आंदोलन आते हैं उसमें दो महत्वपूर्ण हैं, प्रयोगवाद और नई कविता, 1943 से 1960 तक मोटे तौर पर। और प्रयोगवाद और नई कविता को हम जानते हैं कि दोनों में कई तरह की समानताएं भी हैं और दोनों में भिन्नताएं भी हैं। वैसे अज्ञे जी को श्रेय जाता है प्रयोगवाद की शुरुआत करने का एक काव्य आंदोलन के रूप में तार सप्तक से, और नई कविता की शुरुआत में भी उनका बड़ा योगदान है। जगदीश गुप्त जी का और अज्ञे जी का बड़ा योगदान रहा। तो प्रयोगवाद और नई कविता एक आधुनिक चेतना से लैस कविता है, एक नई तरह की कविता है, जिसमें विचारधारा का आग्रह नहीं है बल्कि अनुभूतियों की प्रामाणिकता पर बल दिया गया। तो इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काल निर्धारण और नामकरण। वैसे इस पे प्रश्न नहीं आते, लेकिन प्रयोगवाद के नामकरण को लेकर विवाद है, नई कविता के भी नामकरण को लेकर है। तो नामकरण और ये इंपॉर्टेंट ही मान लीजिए कि ये बन सकता है, क्योंकि कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि नई कविता में नई क्या है, संज्ञा है या विशेषण है। नई कविता में नई शब्द जो है ये संज्ञा है या विशेषण है। और फिर प्रयोगवाद को प्रयोगवाद क्यों कहा जाता है, ऐसे सवाल बनते हैं। फिर प्रयोगवाद का वैचारिक आधार, प्रयोगवाद में जो प्रयोगवाद है उसका वैचारिक आधार, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर, प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां
और फिर नई कविता का नामकरण क्यों हुआ इस तरीके से। प्रयोगवाद और नई कविता, संबंधों की पहचान, दोनों में क्या संबंध है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, नई कविता में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग, और फिर नई कविता के जो कवि हैं, तार सप्तक के कवि, उनके बारे में थोड़ी बातें, और फिर नई कविता की उपलब्धियां और सीमाएं, या प्रयोगवाद और नई कविता दोनों की उपलब्धियां और सीमाएं। तो अगर आप इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आप एकदम बहुत आसानी से इस पर आए हुए प्रश्नों को कर सकते हैं। साठोत्तरी कविता, 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई या छिटपुट कविता में कुछ ऐसे आंदोलन जैसे दिखाई देते हैं, मसलन जनवादी कविता और अकविता जैसे छोटे छोटे आंदोलन, उनको लेकर प्रश्न बनते हैं। इनमें 1960 से 80 का ये कालखंड, 20 वर्षों का कालखंड, इनमें अकविता आंदोलन, इसका अर्थ क्या है, नामकरण ये भी थोड़ा जान लें। अकविता आंदोलन, प्रवृत्तियां और विशेषताएं। अकविता आंदोलन, महत्वपूर्ण रचनाकार। मतलब एक टॉपिक तैयार करते हैं अकविता तो उसमें ये सारी बातें आ जाती हैं। मैंने थोड़ा ब्रेकअप कर दिया है ताकि आप जब पढ़ें तो ऐसे क्लासिफाइड तरीके से पढ़ें। फिर जनवादी कविता, उसका अर्थ और नामकरण क्या है। जनवादी कविता की प्रवृत्तियां और विशेषताएं क्या है, यह भी आप जान लीजिए। जनवादी कविता का बड़ा महत्व है। जिस अंग से प्रगतिवादी कविता है वैसे ही जनवादी कविता है जिसमें मार्क्सवादी विचारों का ही प्रभाव है, लेकिन जनवादी कविता थोड़ी प्रगतिवाद से ज्यादा एक उग्र दिखाई देती है, उसमें आक्रोश ज्यादा है, प्रतिकार और विरोध का स्वर ज्यादा मुखर होकर आया है। इसके अलावा जनवादी कविता के महत्वपूर्ण रचनाकार। नवगीत को लेकर भी सवाल बनता है कि नवगीत क्या है और नवगीत की प्रवृत्तियां और विशेषताएं। आज की समकालीन कविता, इनकी प्रवृत्तियां और विशेषताएं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण रचनाकार, उपलब्धि और सीमाएं। इसके अलावा कुछ कवियों के बारे में थोड़ी जानकारी रख लें। कविता से संबंधित प्रश्न में कवियों के बारे में भी पूछा जाता है, मसलन मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद बादशाहन अग्गे, है ना, तो अग्गे जी पर। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है ना, मुक्तिबोध, और फिर नागार्जुन, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी रख लें। इनकी रचना दृष्टि क्या है, किस तरह की कविता करते हैं, इनकी कविताओं पर किस विचारधारा का प्रभाव है, ठीक है ना, ये सारी बातें कवियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यदि हम गद्य की बात करें, आधुनिक काल में गद्य विधाओं पर अगर हम बात करें तो उपन्यास, नाटक, निबंध, है ना, और आलोचना, इस पर हमारे सिलेबस में ये लगाए गए हैं और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसमें हम लोग एक एक करके बात करें तो सबसे पहले उपन्यास को देखिए। उपन्यास पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। उपन्यास में उपन्यास और उपन्यास के तत्वों को जानिए। उपन्यास और यथार्थवाद बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे शॉर्ट नोट के रूप में आते हैं, छोटे आंसर ही इसके बनते हैं। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ, हिंदी के पहले उपन्यास का विवाद, हिंदी के पहले उपन्यास यानी कि हिंदी का जो पहला उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास कह लें, इसका विवाद। प्रमुख उपन्यासकार जिनमें प्रेमचंद, ठीक है ना, जैनेन्द्र, यशपाल, रेणु जी, भीष्म साहनी, इन लोगों को सिलेबस में दिया गया है तो इनके बारे में थोड़ी मोटी जानकारी होनी चाहिए कि इनके उपन्यासों का विषय वस्तु क्या है, इनकी रचना दृष्टि क्या है, क्या लिखते हैं, क्यों ये अलग अलग हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं इनके उपन्यासों की, ये सारी बातें। उसके बाद कहानी को हम देखें, कहानी पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कहानी का परिचय, कहानी और उपन्यास में अंतर, हिंदी कहानी उद्भव और विकास, हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति क्या है, दलित और स्त्री विमर्श वाली कहानियां कैसी हैं, है ना। फिर प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं, तो प्रमुख कहानीकारों में प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती, ठीक है ना। तो इन कहानीकारों के नाम दिए गए हैं तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें। जैसा कि मैंने उपन्यास के दौर में कहा वैसा ही
कि ये कहानीकार किस किस कहानी आंदोलन से हैं, इनकी रचना दृष्टि क्या है, इनकी कहानी का कथ्य और शिल्प पक्ष कैसा है, किस तरह की कहानियां ये लिखते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। फिर आता है अगला टॉपिक, नाटक और रंगमंच। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी नाटक विधा का आरंभ कैसे हुआ, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक और राष्ट्रीय चेतना, फिर प्रमुख नाटककार जिनमें भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, है ना। तो ये नाटक से संबंधित टॉपिक तैयार कर लीजिए। फिर आता है हिंदी रंगमंच। हिंदी रंगमंच पर हिंदी रंगमंच की पृष्ठभूमि क्या है, हिंदी रंगमंच का विकास कैसे हुआ, उसकी विकास यात्रा को जानिए, कैसे रंगमंच का विकास हुआ। नाटक और रंगमंच का अंतः संबंध, और व्यावसायिक रंगमंच, इसके अलावा समकालीन हिंदी रंगमंच, समस्याएं और संभावनाएं क्या हैं। तो आपको पता है कि नाटक दृश्य विधा है और नाटक की सफलता रंगमंच से ही होती है, उसकी पहचान और सफलता। तो कैसे रंगमंच और नाटक का संबंध क्या है और कैसे ये दोनों विकसित हुए हैं, इन सब को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है आलोचना, हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। मसलन आलोचना, समालोचना और समीक्षा, ये तीनों शब्दों को आप जानिए अच्छे से, क्योंकि इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। थोड़े बहुत समानता के साथ अपने युग बोध को व्यक्त करते हुए इनमें थोड़े अंतर भी हैं, तो इनको जानिए। फिर हिंदी आलोचना उद्भव और विकास कैसे हुआ, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, है ना, ये सारी चीजें। फिर नई समीक्षा के बारे में शॉर्ट नोट, इससे सब शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना में क्या अंतर है, ये भी पूछा जाता है। इसको ऐसे पढ़ ले आलोचना को जब आप पढ़ें तो। मार्क्सवादी और रसवादी आलोचना या समीक्षा में अंतर, हिंदी समीक्षा के नए मुहावरे, यानी कि उसके नए शब्दावलियां क्या हैं, नई समीक्षा की किन चीजों की अपेक्षा करती है नई समीक्षा रचनाओं से, ये सारी बातें। हिंदी समीक्षा पर पाश्चात्य समीक्षा का प्रभाव, जो वेस्टर्न क्रिटिसिज्म है उसका कैसे हिंदी आलोचना पर प्रभाव पड़ा है ये। हिंदी के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नागेंद्र, इनके बारे में थोड़ा अलग अलग तरीके से इनकी आलोचना दृष्टि को जानना है। हिंदी गद्य की अन्य विधाओं पर भी पूछा है, हमारे सिलेबस में लगाया गया है। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिनमें हिंदी निबंध, इसका उद्भव विकास कैसे हुआ, रेखा चित्र, इसका उद्भव विकास, संस्मरण, उद्भव विकास, और हिंदी यात्रा वृत्तांत, इसका उद्भव विकास। तो इन सबको भी शॉर्ट नोट में जान लें। टिप्पणी में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टिप्पणी के तौर पर इनको अगर हम तैयार कर लें तो खूब अच्छे से कोई भी ऐसा टिप्पणी, और टिप्पणी 150 शब्दों में लिखनी है, कोई ज़्यादा मुश्किल सा इसमें नहीं है। तो ये है हिंदी आलोचना। ठीक है ना। तो इसके इस तरीके से हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो है ये इसमें हम पाते हैं कि इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, जो फर्स्ट पेपर का दूसरा भाग है, खंड ख है, उसमें अलग अलग टॉपिक ये सारे बनते हैं। अगर इन सारे टॉपिक को हम तैयार कर लें, खूब अच्छे से स्टडी मटेरियल बना लें, तो फिर साहित्य के इतिहास में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्वेश्चंस हमें कितने करने, हिंदी साहित्य का इतिहास से हमें केवल 2 क्वेश्चंस करने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चंस हमें करने हैं, 8 दिए रहेंगे। हम सबका अप्रोच ये होता है कि 3 क्वेश्चंस हम भाषा वाले खंड से पकड़े, खंड क से, क्योंकि उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो भाषा वाले खंड से 3 प्रश्न कर लिया और 2 प्रश्न साहित्य के इतिहास से। तो 2 प्रश्न करने के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, पूरे कविता का इतिहास और गद्य का इतिहास अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से इसमें हम कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस टॉपिक विश्लेषण से, इस माइक्रो एनालिसिस से आप सबको लाभ होगा। और अगली क्लास में मैं सेकंड पेपर का जो खंड क है, काव्य खंड, उसका विश्लेषण करूंगा और फिर खंड क का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस क्लास का आप लाभ उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गुड बाय। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।